नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 28 फरवरी और इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक चीज़ और ये सोचा है, कल एक वीडियो का एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम आप इसमें जो चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन पूछती हैं उनको भी ऐड कीजिए। तो मुझे ये सही लगा कि सही बात है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब से, वो आपको जो उसके क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर इसी तरीके के कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया है ये 14वें नंबर का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो 14वें नंबर का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है, ये कहाँ मनाया गया? तो बीकानेर में, यानी कि राजस्थान में मनाया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन से नंबर का है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। तो 14वें नंबर का है, कहाँ मनाया गया? राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है। तो इसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति सम्मिलित हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि मतलब कुछ बातें कही हैं, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि हमको मतलब हम सबको भारत के जो भारत को संपन्न और समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, यानी कि जो हमारे यहाँ की संस्कृति है उस पर गर्व होना चाहिए और हमको भारत को आगे लेके चलना चाहिए। युवाओं की बात की है, उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी इन परंपराओं, मतलब जो भी परंपरा चली आ रही संस्कृति, जो हम सांस्कृतिक महत्व समझें और जो हमारी संस्कृति है उसको आने वाली पीढ़ी भी जाने, आने वाले युवा भी जाने, इसके प्रति हमको गर्व होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसी के बारे में इस पर बातचीत की जा रही है। देखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें आपका इंपॉर्टेंट करके लगा दिया गया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डिजिटल युग में यह भी देखना होगा कि कैसे नई पीढ़ी निरंतर अभ्यास और मेहनत करने की प्रेरणा दी जा सकती है। देखिए, एक चीज़ क्या है कि आजकल हर चीज़ में कोई ना कोई बोलता है कि जैसे कि हम लोग पहले एग्ज़ाम देने जाते थे, ठीक है, पेपर देने जाते थे, तो जो हमारे मतलब पेरेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि अब का पेपर मतलब अब बच्चे बोलते हैं कि अब का पेपर ज़्यादा टफ आता है, पहले इजी था, लोग सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन पहले इतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी, तो ये भी तो सोचिए। और अब उतनी सुविधाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप जो डिजिटल है, मतलब डिजिटल युग है, या फिर आप जो फ़ोन का प्रयोग करते हैं, आप जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसको कितना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही दोनों चीज़ है। दोनों चीज़ इसमें यही बताई गई हैं कि ये बर्बादी की ओर भी ले जा सकता है और आपको बहुत मतलब अथाह ज्ञान भी दे सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार की मंशा रखते हैं या फिर किस प्रकार की चीज़ें करना चाहते हैं, कि आप बर्बाद होना चाहते हैं या फिर, हालांकि चाहता कोई ऐसा नहीं है, बर्बाद होना कोई नहीं चाहता, लेकिन फ़ोन के मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो ऐसी मतलब इतनी बुरी लत लग जाती है हर चीज़ की, फ़ोन चलाने की, फिर कुछ देखने की, फिर ये सारी चीज़ें। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस प्रकार मतलब नई पीढ़ी को निरंतर अभ्यास और मेहनत करने की प्रेरणा दी जा सकती है। जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उसको हम किस प्रकार उसको समझा सकते हैं, यानी कि अगर देखिए हमारे जो मतलब हमारे जो पिछली पीढ़ी, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स है, वो इतना ज़्यादा तब फ़ोन नहीं था तो वो लोग इतना प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन आज की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी। तो उन आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार समझा सकते हैं कि आप कम से कम मतलब उपयोग करके, या फिर क्या कौन सी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें जिससे आपका मतलब ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने समझाने की बेहतर कोशिश की है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने इसी चीज़ मतलब जो भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी आपको बता दी गई है। तो राष्ट्रपति संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं। तो ये राष्ट्रीय 14वां सांस्कृतिक महोत्सव है। ये जो संस्कृति है हमारी, इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में दिखाया जाता है। तो ये बीकानेर में हुआ 14वें नंबर का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने कल न्यूज़ बताई थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक मिनट, जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये कर्नाटक गए हुए हैं। एक हवाई अड्डा है जिसके उद्घाटन के लिए। तो कौन सा हवाई अड्डा है ये आप बताइएगा। चलिए, इसमें लिखा ही हुआ है शिवमोगा हवाई अड्डा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, शिवमोगा हवाई अड्डा जो है इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक गए थे। तो उसके बारे में बातचीत की गई है और वहीं पे उन्होंने पीएम किसान योजना के तहत जो किस्त थी 13वीं, उसको भी लॉन्च किया गया है। तो कल इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यानी कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ से सफ़र करने में समर्थ होना चाहिए, यानी कि हम अपनी उस जो हमारी
एयर फोर्स या तो फिर मतलब जो एयरलाइंस होती हैं वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, या फिर इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए, इतना उसकी जो फ़ीस है उतनी फ़ी है वो इतनी मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी उसमें, क्योंकि आमतौर पर देखें तो जो आम लोग होते हैं वो हवाई जहाज़ पे नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उसकी जो मतलब किराया या फिर उसका फ़ी बोलने जो भी है बहुत महंगा होता है, वो सबके बस की बात नहीं होती उसको अफोर्ड कर पाना। तो यहाँ पर यही बात की गई कि उसकी किराए को कम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि मतलब जो भी कम से कम लोग, इसमें एक उड़ान योजना आई थी ना, उड़ान योजना कुछ दिन पहले, तो उससे संबंधित उसमें भी उड़े देश का आम नागरिक करके ऐसे कुछ टाइटल था। तो उसमें भी यही कहा था कि जो लोग निम्न कैटेगरी से आते हैं आर्थिक रूप से, उनको भी हवाई जहाज़ में उड़ाया मतलब बैठाया जाए, ऐसा बताया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो यही सारी चीज़ें, और इसमें जो राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का विरोध भी करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, वो इसमें बता दिया गया है। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, ये है आपके कर्नाटक में, इसी का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जल्द ही कई सारे जो विमान हैं वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जाएंगे, ठीक है। इससे संबंधित कोई आर्टिकल्स आएगा तो कवर कर दिया जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें, और यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इटली की प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर मतलब भारत यात्रा पर आएंगी। तो इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ये हैं मतलब वहाँ की प्रधानमंत्री, तो ये भारत की यात्रा पर आएंगी, 2 दिवसीय यात्रा। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये यात्रा उनके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं, विदेश से जो लोग आते हैं, या फिर भारत से यहाँ पे से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश जाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है, रिलेशन अच्छा करने की बात की जाती है, ताकि एक दूसरे देशों का रिलेशन अच्छा हो। अगर रिश्ता अच्छा होता है तो फिर बहुत सारी व्यापार की सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इससे क्या होता है कि जो देश हैं उन एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं वैश्विक लेवल पर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप याद रखिएगा कहाँ की हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मतलब कि किस देश की प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आई, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली की प्रधानमंत्री कौन है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है इसमें ये कहा गया है कि 2 मार्च को वो 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। 1 मिनट, 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। 2 मार्च को वो दोपहर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगी, और फिर उसके बाद कई सारी बातें करेंगी। दोनों पक्ष नवंबर में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे इसको आगे लेके चला जाए। और ये अपने स्थापना मतलब भारत और इटली अपने राजनयिक इस संबंधों की स्थापना का 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, कौन सी वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ है। और कहाँ की प्रधानमंत्री आएंगी, तो इटली की, ठीक है। आप ये न्यूज़ ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, भारत के लिए एक और खिड़की। यहाँ पे जर्मनी की बात की जा रही है, ठीक है। जर्मनी भारत से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। वो सोचा है कि जर्मनी ये चाह रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, और वैसे भी उसके साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो और अच्छा बनना चाहता है और अच्छे संबंध बनाना चाहता है। जर्मनी क्या चाहता है, देखिए जर्मनी चाहता है कि वो यूरोप में एक अच्छी शक्ति के रूप में स्थापित हो, और सारे यूरोपीय देशों के मतलब उसके नियंत्रण में रहे, ठीक है। और इसके लिए वो अकेले तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए वो भारत का सपोर्ट मांग रहा है। भारत का मतलब कि भारत भी अगर उसका वैश्विक लेवल पर सपोर्ट करेगा तो किसी न किसी मुद्दे पर वो भारत का सपोर्ट करेगा। हालांकि जब कोई मुद्दा हुआ है भारत के पक्ष में, मतलब भारत के लिए कोई मुद्दा हुआ है, तो जर्मनी ने भारत का साथ दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भारत के विदेशी संबंधों के बारे में बताता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी वहाँ के जो उनका क्या नाम है, जो जर्मनी है, जर्मनी के जो चांसलर हैं वो आए हैं, जिनका नाम है ओलाफ सोल्ज, ठीक है। ये भारत आए हुए हैं, तो इनके बारे में बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए सोल्ज ने अपने दौरे में कुछ दिन पहले दिसंबर में वहाँ कुछ विदेश मंत्री को भेजा था, उसके बाद उन्होंने खुद आए। तो यहाँ पे इससे संबंधित क्या है कि पनडुब्बी को निर्माण कर मतलब नौसेना को 11 पनडुब्बियाँ और 20 साल में भी 11 पनडुब्बियाँ 20 साल में भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी। देखिए भारत के पास जो है इसमें भारत के पास कुल 16 पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है। भारत के पास जो 9 पनडुब्बियाँ हैं वो 16 हैं, और उसमें से जो 11 हैं वो 20 साल पुरानी हो चुकी हैं। तो इसमें ये बात की जा रही है कि उसकी एक कंपनी है, जर्मनी की एक कंपनी है जो कि यही पनडुब्बी बनाती, तो उससे भारत पनडुब्बी शायद लेने की बात की जा रही है। पनडुब्बी भारत जो वहाँ का जर्मनी का जो कंपनी है उससे भारत
पनडुब्बी लेगा। तो यहाँ पे यही सारी बातें की जा रही हैं कि क्या है चीज़ें। देखिए यूक्रेन के साथ, और एक चीज़ ये भी है कि जर्मनी के साथ, जर्मनी एक तो अपने आप को कि मतलब यूरोप में एक शक्तिशाली देश बनाना चाहता है, उसके लिए भी भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, भारत ज़्यादातर, अभी तक भारत देखें तो ज़्यादातर भारत रूस के ऊपर मतलब कि रूस के ऊपर वो आश्रित है हथियारों के लिए, ठीक है, हथियारों के लिए या फिर किसी प्रकार की पनडुब्बी के लिए, तो वो रूस के ऊपर आश्रित है। तो इसमें ये भी भारत की आश्रितता किसी एक देश पे नहीं होनी चाहिए। भारत अपना कार्य खुद से करे, मतलब मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के तहत जो भी है, मेक इन इंडिया के तहत वो अपने कार्य कर रहा है, लेकिन वो तुरंत से तो कोई मतलब उछाल मार नहीं सकता। तो इसलिए भारत एक के ऊपर उसकी आश्रितता नहीं होनी चाहिए। तो भारत के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं कि उसको किसी दूसरे देश से भी मतलब अपना सहयोग प्राप्त करे। हालांकि कई सारे देशों से, जैसे कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल बनी रसिया के सहयोग से भारत में बनाई गई, तो कई सारे देश उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पनडुब्बियों की बात की जा रही है कि पनडुब्बी जो वहाँ की कंपनी है, उसके वहाँ से देखिए, एक मिनट, यहाँ है कंपनी थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम, ठीक है। ये कंपनी याद रख लीजिएगा कहाँ की है, जर्मनी की है, क्योंकि कंपनियां भी कभी कभी न्यूज़ में आती हैं। तो इसका क्या नाम है, थाइसेनक्रूप मशीन सिस्टम, ये मरीन सिस्टम, ये है आपकी जर्मनी की। तो इसके साथ भारत कुछ सहयोग, कुछ जो है कुछ मुद्दे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ साइन करने वाला है। कुछ बातों को रख के एक दूसरे के साथ कुछ परियोजनाएँ हैं जो साइन करेंगे, इसके माध्यम से फिर पनडुब्बियाँ बनेगी, उससे भारत को भी फायदा होगा और जर्मनी को भी। साथ ही साथ इनके रिलेशन भी अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने सराहना भी की है कि भारत के साथ, जर्मनी के साथ अच्छे रिश्ते भारत के होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए नेचर पत्रिका में एक शोध छपा हुआ है। इसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों में विषैले पदार्थ इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और इसमें करीब 4500, ठीक है, 4500 मानव निर्मित पदार्थ दूषण फैला रहे हैं और रसायनों के अवशेषों पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं, जहाँ यहाँ तक कि मिट्टी में, पीने के पानी में, जानवरों और यहाँ तक कि मानव के शरीर में भी ये विषैले पदार्थ फैलने लगे हैं। इसको हम चिरकालिक प्रदूषण कहते हैं। देखिए चिरकालिक प्रदूषण क्या होता है, चिरकालिक प्रदूषण वो होता है जो कभी ना खत्म होने वाला प्रदूषण होता है, उसको हम चिरकालिक प्रदूषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ चिरकालिक प्रदूषण परियोजना की बात की जा रही है। तो इसके लिए फॉर एवर पोल्यूशन प्रोजेक्ट यूरोप के 17,000 के ठिकानों पर ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो इसमें क्या है, जो प्रदूषण कभी नहीं खत्म होता उसको हम चिरकालिक प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पे जानवरों में देखिए जानकारों ने इन रसायनों को चिरकालिक प्रदूषण यानी हमेशा के लिए मौजूद रसायन कहा है, जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण परामर्शदाता रोला वेबर उन्हें तक ये मिले सबसे खतरनाक रसायनों को मानना है कि ये मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए कि ये बहुत ही नुकसानदेह है। जो ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के प्रदूषण होते हैं जो कि हम खाने के साथ मिट्टी में भी मिल जाते हैं, पीने के पानी में भी मिल जाते हैं, जो हमारी आंखों से, खुली आंखों से, मतलब कि आपको खाली आंखों से नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं कि हम उनका सेवन करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का सेवन करते हो तो उसमें वो प्रदूषण मौजूद रहता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अध्ययनों कि स्तन के दूध में, यानी कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें भी वो प्रदूषण मौजूद रहेगा, यानी कि वो प्लास्टिक मौजूद रहेगा, तो वो बच्चे में भी जा सकता है, जिससे ये है कि बच्चों का वजन प्रभावित हो सकता है। जो छोटे बच्चे नवजात शिशु हैं उनका वजन प्रभावित हो सकता है, लीवर और किडनी खराब हो सकती है। तो सारी चीज़ें इसमें यही बताई गई हैं कि ये कितना नुकसानदेह है। तो इसके लिए हम जो ये रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का खेतों में अपने डालते हैं, इससे भी होता है। और जो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कुछ फैक्ट्रियों में कुछ बनता है, देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए है कि अगर आप कृत्रिम चमड़ा का उद्योग करते हैं, फोटोग्राफिक पेपर का, खाद का, अग्निशमन उपकरणों का, झाग, डाई, विमान, कुछ भी आप उपयोग करते हैं तो इससे ये सारे प्रदूषण फैलते हैं और ये सबसे ज़्यादा मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें अगर हम किसी दूषित एरिया के मतलब इलाकों में मछली, अंडा, मांस, दूध कुछ भी खाते हैं सब्जियों का, तो उसमें भी ये रसायन आमतौर पर मजबूत ही होता है, ठीक है। और हर जगह ये रसायन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ध्रुवी भालुओं में, परिंदों में, डॉल्फिन के भीतर भी ये, जिसको हम कहते हैं PFAS, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PFAS। तो ये प्रदूषण आपको हर जगह देखने को मिलता है, जिससे किसी व्यक्ति की लीवर और किडनी खराब हो सकती है, नवजात शिशुओं पर भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए
अभी ये बात की जा रही है कि इसको मतलब इसके अभी प्रारंभिक अवस्था में है कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं और इसमें कहा है कि 2030 तक यूरोपीय संघ PFAS को पर समग्र रूप से प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का समावेशी ढांचा, देखिए इसमें क्या है, ये आर्टिकल्स था और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छा भी लगा और आप लोगों को भी मतलब समझ में बहुत अच्छे से आएगा सारी चीज़ें। देखिए इसमें मनरेगा की बात की जा रही है। क्या हुआ है कि जब पहले इसको नरेगा था, ठीक है, फिर 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। देखिए एक मिनट, हाँ ये देखिए, पहले इसको नरेगा कहा जाता था। गौरतलब है कि इसे पहले नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था। ठीक है, लेकिन 2009 में इसका नाम बदल महात्मा गांधी जोड़ दिया गया और इसके बाद इसका नाम हो गया मनरेगा। तो इसके तहत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का, एक साल में 100 दिन का कार्य दिया जाता है और ये उसके अधिकार में है कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से तो उसका 100 दिन का कार्य दिया जाएगा और उसके 100 दिन से मतलब 100 दिन के कार्य से उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कितना इसने रोल निभाया। मनरेगा ने जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, तो कितना बड़ा रोल इसने निभाया, क्योंकि बहुत सारे जो मजदूर हैं जो कि अपनी फसल कटने के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि पूरे साल काम नहीं मिलता है, तो कुछ दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो कि दिन प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। तो वो क्या होता है, जब फसल कटती है तो उसके कटने के बाद फिर वो चले जाते हैं बाहर, मतलब कुछ काम करने। तो क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था तो सारा काम बंद पड़ गया था और क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर होते तो उनके पास कुछ सेविंग्स नहीं होती, यानी कि वो कुछ बचा के नहीं रखते, कुछ सेव करके नहीं रखते। तो उसके लिए वो क्या हुआ कि वो अपने घर की ओर वापस आ गए। अब जब घर की ओर वापस आ गए तो फिर भी उनको काम करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास सेविंग्स, मैंने बताया कि उनके पास सेव नहीं होता, सेविंग्स नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि दिन प्रतिदिन कार्य करके अपने गुजारा भत्ता जो भी है वो करते हैं। तो इसके लिए फिर मनरेगा चल रहा था। तो मनरेगा ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया इस मतलब कोविड-19 के दौरान, ये बात इसमें बताई जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे है कि समावेशी विकास क्या है। विकास की एक ऐसी परिकल्पना जिसमें रोजगार के अवसर निहित हो। ठीक है, और रोजगार के अवसर निहित हो और यह गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो, इसको हम समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, जिसमें विकास के अवसर निहित हो और गरीबी को कम करे, इसको हम समावेशी विकास कहते हैं। और इसी के तहत ही आपका, समावेशी विकास के तहत ही आपका आता है मनरेगा, यानी कि जो कि 2009 में मनरेगा कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ये कि मतलब जो भी ग्राम प्रधान होते हैं उनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं और कहीं भी कार्य होता है तो उसके तहत आपको 100 दिन का, एक साल में 100 दिन का कार्य दिया जाता है। और इसमें स्त्री पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कोई शिक्षा चाहिए या फिर आप कुछ एक मतलब आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चीज़ मांग नहीं है। आप मतलब कि अशिक्षित व्यक्ति भी इसमें काम कर सकता है। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है ग्रामीण इलाके में। तो देखिए, और ये बात बताई गई है कि इसमें केंद्रीय बजट में 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, और 2022-23 में 73,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात की गई हैं कि इसमें इस बार कम कर दिए गए हैं मनरेगा में। क्यों? क्योंकि इसके तहत पिछली बार 73,000 किए गए थे, इस बार 60,000 किए गए हैं। तो इसमें इस बार ये कहा जा रहा है कि और जो योजनाएं हैं उन पे लगा दिया गया है, सारी जो योजनाएं हैं उन पर लगा दिया गया है, जैसे कि PM आवास योजना, ग्रामीण, और फिर जल जीवन मिशन या जल जीवन योजना, इन योजनाओं के थ्रू बाकी पैसे लगा दिया गया है बाकी, और मनरेगा के तहत 60,000 रुपये लगा दिए गए हैं। ठीक है, और ये केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें बताई गई जो अभी मैंने बताया कि कितना इसने रोल प्ले किया है कोविड-19 के दौरान। और संयुक्त राष्ट्र, एक चीज़ है ये, संयुक्त राष्ट्र 2023 तक गरीबी को सभी, एक मिनट, क्या कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 तक गरीबी के सभी रूपों को, बेरोजगारी और भूखमरी को, इसको कम करने के लिए बात की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका टारगेट है संयुक्त राष्ट्र का 2023 तक गरीबी और भूखमरी मिटाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी आपको बता दी गई हैं। और ये हाँ पंचायती राज से संबंधित है कि
1992 में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई और इसको ये कहा गया पंचायती राज व्यवस्था में कि इसके अंतर्गत जो कार्य आएंगे उनको मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है कि कुछ कार्य ऐसे आएंगे जो कि आपको किसी ग्रामीण क्षेत्रों में करवाना रहेगा। उससे क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उससे उनकी इनकम में थोड़ी वृद्धि होगी और वो अपना कार्य करते रहेंगे और अपना गुजारा भत्ता करते रहेंगे। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये चीज़ आप बताइएगा एक चीज़ कि मनरेगा जो है मनरेगा तो 2009 में आया, तो नरेगा की शुरुआत कब हुई और किस राज्य में सबसे पहले हुई, ठीक है। और पंचायती राज्य की शुरुआत कब और किस राज्य में सबसे पहले हुई। तो 2 क्वेश्चन है, एक नरेगा की शुरुआत कब और किस राज्य में सबसे पहले हुई और दूसरा पंचायती राज्य की शुरुआत कब और किस राज्य में सबसे पहले हुई। तो आप इसका बजट याद रख सकते हैं, मतलब याद क्या है, आपको आइडिया रहना चाहिए कि कितना बजट है। इस बार कम कर दिया गया है और ये सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र ने कब तक गरीबी खत्म करने की बात की गई, तो ये है। और ये देखिए एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि एक महिला हैं जिनका नाम है क्षमा सावंत। इन्होंने जो लड़कियां होती हैं या फिर जिनके साथ भेदभाव होता है किसी भी कारणवश, तो अमेरिका में रह के उन लोगों को एक हक दिलाने की कि उनके साथ भेदभाव ना हो, तो ऐसा इन्होंने किया है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिएटल एक शहर है और ये जाति और नस्ल आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाला, किसी जाति के आधार पर, किसी नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे तो जाति के आधार पर अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पहले ये चीज़ें होती थी कि जाति के आधार पर भेदभाव, अनुसूचित जाति के साथ, दलितों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। हर जगह, हर सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिसके खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी और कुछ समाज सुधारकों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी इसके लिए। और भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने ऐसे संविधान भी उसी अकॉर्डिंग लिखा कि हमारे यहाँ अब किसी के साथ भेदभाव न हो। लेकिन ये भारत की हैं, मतलब मूल जो ये भारतीय मूल की हैं, रहती अमेरिका में है। तो इन्होंने वहाँ पे एक मुहिम चलाई थी जिसके साथ अगर जाति और नस्ल के साथ भेदभाव किया जाता था कि तुम काले हो या गोरे हो, फिर या तो तुम निचली जाति को हो, तो उसको ख़त्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये भारत से हैं, तो ये न्यूज़ पूछा जा सकता है। इनका नाम क्षमा सावंत है और ये अमेरिका के सिएटल में शहर जाति मतलब अमेरिका के सिएटल शहर में जाति और नस्ल आधारित भेदभाव रोक लगाने वाला पहला शहर बन गया है और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही की थी और जब इनके घर पे ये सारी चीज़ें होती थी तो इन्होंने अपने दादाजी से इसकी शुरुआत की थी कि अपने दादाजी का विरोध किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत साहस की भी बात है क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जब तभी ये छोटी थी तो बच्चे इन्होंने उनका विरोध किया। तो बच्चे जो होते हैं वो सत्य ही बोलते हैं कि आप किसी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं। किसी भी प्रकार के जो बच्चे बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो ज़्यादातर सत्य ही बोलते हैं, तो ऐसा कहा गया है। तो अगर आप कोई काम बड़ा करने वाले हैं तो एक दिन में सफलता तो नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, हाँ एक दिन ज़रूर मिलेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। इन्होंने कब शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी आज ये एक मतलब जानी मानी हस्ती भी बन चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। तो आप अगर अपने निरंतर प्रयास से आप मतलब अपना नाम अच्छा कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है, देखिए ये मैंने एक कल बताया था कि चीन ऐसा कर रहा है। चीन क्या करता है कि चीन क्या करता है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो उसके पास जो लोन लेने जाते हैं या फिर वो बुला के लोन देता है कि आओ तुम भी लोन ले लो, अच्छा तुम इतना ले लो, इतना फ्रेंडशिप अच्छी करेगी, इतनी मीठी मीठी बातें बोलेगा और उससे लोग मतलब उससे जो देश हैं वो लोन ले लेते हैं। अब जब वो लोन ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारी चीज़ें लोन लेने के बाद अब उनके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम हमको लोन दो। अरे भैया उनके पास पैसा होता तो वो आपसे लोन नहीं लेते और फिर आपका लोन चुका देंगे, एक टाइम होता है। तो वो उसको इतना कर्ज मतलब इतना लोन दे देता है कि वो व्यक्ति जो वो देश होता है वो चुकाने में मतलब चुका ही नहीं पाता। तो उससे क्या होता है फिर उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। देखिए जैसे कि एक मिनट, जैसे कि एक ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसने इसको लोन दे दिया, कहा कि इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने ए ने कहा कि तुम हमको 100 रुपये दे दो। तो इसने कहा अरे 100 रुपये की क्या बात है, तुम हमसे 200 ले लो। अब इसने 200 दे लिया और ये भी सोचा कि बहुत अच्छा है, ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा, मुझे 200 रुपये दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसने 200 रुपये दे दिया मुझे। तो क्या करेगा फिर इसके बाद फिर ये उसके पास अच्छा दोस्त मानने लगेगा, तो इससे अपनी सारी बातें शेयर करने लगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो ए है और ये बी है, तो बी इसको फिर से पैसा देगा कि अरे तुम 300 ले लो, फिर 400 ले लो, ठीक है। इतना पैसा देगा, इसको इतना पैसा देगा कि ये अब इसकी हिम्मत ही नहीं है इस पैसे को वापस करने की, ठीक है।
इस पैसे को वापस करने की इसकी हिम्मत नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, अब भी खेल खेलना शुरू कर देगा। अब एक को जो कहेगा वो करेगा, नहीं तो छोटे बच्चों की तरीके कहेगा मेरा पैसा वापस करो। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे कि किसी भी चीज़ के अगर मतलब किसी भी चीज़ को प्यार प्यार में किसी दोस्त को दे दिया, अगर उससे थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो तुम हमारी वस्तु वापस करो, हमने तुमको ये चीज़ें दी थी। तो इसी प्रकार करता है कि ये अगर इसकी बात नहीं मानेगा, बी की बात ए नहीं मानेगा, तो बी सीधा कहेगा मेरा पैसा वापस करो, और इसके पास इतना पैसा है नहीं, ये कहाँ से वापस करे। तो जाहिर सी बात है इसकी बात मानना शुरू कर देगा। और यही हो रहा है चीन, और मतलब यही हो रहा है पाकिस्तान और नेपाल के साथ। इतना ज़्यादा लोन दे रहा है चीन उनको, मतलब चीन ने इतना ज़्यादा लोन दिया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और वहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहाँ आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें जो खाने की वस्तु हैं बहुत आसमान छू रही हैं, और सबके बस की बात ये है नहीं, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसमें ये बात कही जाएगी। और यही चीज़ नेपाल के साथ भी है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देख लेते हैं, पाकिस्तान का ऋण, मतलब पाकिस्तान की ऋण की तलवार लटक रही है, और इसमें क्या है, पाकिस्तान की बाहरी ऋण और देयता कितनी है, 130 अरब, ठीक है, 130 अरब है, और इसकी जीडीपी का घरेलू उत्पादन कितना, 95.39%, ठीक है। आर्थिक तंगी में यानी कि 12 महीनों में इसको 22 अरब डॉलर वापस करने हैं, और 3.5 साल में 80 अरब डॉलर, और इसकी इकोनॉमी कितनी है, अर्थव्यवस्था 3.2 अरब डॉलर। बताओ 80 और मतलब कि 22 कहाँ होता है, और 3.2 कितना होता है, कैसे वापस कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको चीन की बात मानना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे अमेरिका भी है। देखिए अमेरिका, यहाँ नेपाल के बारे में कहा जा रहा है कि इसके चीन मतलब कि इसने हवाई अड्डे कुछ बनाए हैं, एक पोखरा हवाई अड्डा, ये ध्यान रखिएगा, नेपाल में है। एक इसके अलावा नेपाल अभी 2 प्रमुख परियोजनाएं, जिसमें भैरावा और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी बनाया जा रहा है काठमांडू में। तो ये सारी चीज़ें चीन के पैसे से बना रहा, और इनसे कुछ अधिक ये जो चीज़ें बनाई गई, जो एयरपोर्ट बनाए गए हैं, इनसे उत्पादन उतना हो नहीं रहा है, यानी कि पैसे उतने आ नहीं रहे हैं। तो ये कैसे वापस करेगा नेपाल उनको पैसे। तो अभी नेपाल को संभलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता नहीं रखनी चाहिए कहते हैं, क्योंकि वही आदमी आपको अक्सर धोखा देता है। इसमें ये बात बताई जा रही है, या किसी की फ्रेंडशिप मत लीजिए, मैं देश की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे चीन, और ये एक भारत के लिए बुरी खबर भी है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ अगर चीन, मतलब चीन यही काम कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि भारत भी एक एशिया का उभरती अर्थव्यवस्था या उभरता हुआ देश है, तो चीन यही कर रहा है कि उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी श्रीलंका, फिर चीन, फिर उधर नेपाल, फिर इधर पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें बात की जा रही हैं, तो इंडिया के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्या हुआ है कि किसी भी चीज़ों का नाम बदल के किसी भी स्थान का या फिर किसी भी ट्रेन का या फिर किसी भी जगह का नाम बदल देते हैं और उसका कुछ भी नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इतिहास को चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत पुराना नाम है जो कि नाम रखे जाते हैं, तो आप ऐसे फटाफट किसी चीज़ को नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। और ये अग्निपथ योजना के तहत है कि इसमें हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली मतलब कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो अग्निपथ कुछ लोगों ने या फिर कुछ जो याचिकाएं हैं इसके खिलाफ, मतलब कुछ जो और लोग हैं या फिर कुछ कंपनियां हैं या फिर जो कुछ संस्थाएं हैं इसके खिलाफ, अग्निपथ योजना के खिलाफ उस हाई कोर्ट गए थे। तो उसमें ये कहा गया था कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो भी है वो ठीक है, उन्होंने अपने अनुसार ठीक ही किया है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए ये जो योजना है ये 14 जून को, अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को आई थी, और इसके अनुसार क्या है 17.5 साल से 21 वर्ष के लोगों को इसमें आवेदन किया जाता है। बाकी उसको 4 साल बाद उसको जो अच्छे मतलब अपना पोस्ट अच्छे से, मतलब जो भी जिस भी जॉब पर है या फिर जिस भी पोस्ट पर है वो अपने अच्छी जिम्मेदारी निभाएंगे तो उनको कुछ को रख लिया जाएगा परमानेंट, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जंगली हाथियों के हमले से युवक की मौत, देखिए इसका न्यूज़ लगाने का पर्पज़ ये है कि क्यों ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, ऐसी ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं ओरिजिनल स्थान पे, जहाँ पे वो जंगल में रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, या फिर वो उन्हीं का घर होता है, उन्हीं का जंगल होता है, उन्हीं का घर होता है, और हम लोग क्या करते हैं उन्हीं के मतलब जैसे कि ये जंगल है और इसी को ये यहाँ से जंगल काट के यहाँ घर बना लिए, फिर यहाँ जंगल काट के यहाँ घर बना लिए। अब ये कितना अंदर जाएंगे, एक टाइम पर तो पूरी जगह खत्म हो जाएगी ना, मनुष्य पूरी सारी चीज़ों पर कब्जा करता जा रहा है, तो मतलब जो है जानवर वो जाएंगे कहाँ, और आप उनके एरिया में ही जाके उन्हीं से तानाशाही करेंगे तो फिर क्या होगा। तो कुछ लोग होते भी हैं कि जो लोग उनके साथ, मतलब अगर कोई भी जानवर होता है कि वो अपनी रक्षा के लिए इंसानों पे हमला करता है, तो हम उनके साथ ऐसे बिहेव ना करें कि वो हमारे ऊपर हमला कर दें, क्योंकि वो हमसे बहुत भारी होते हैं और उनसे जीतने में मतलब हम लोग सक्षम नहीं हैं।
तो इसलिए ये सारी चीज़ों को एकदम लाइटली बिल्कुल ना ले कि आपको कोई जानवर ऐसा कर रहा है, वो अपनी रक्षा के लिए, आप अपनी रक्षा के लिए किसी न किसी को मार देते हैं या फिर अपनी रक्षा के लिए हाथ पैर तो चलाएंगे, तो वो भी उसको भी अपनी जान या अपना प्राण उतना ही प्यारा जितना कि आपको, तो अपनी रक्षा के लिए वो भी ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए जानवरों के साथ, ठीक है। तो चलिए ठीक है। और अगर कोई ये देखें, हाँ कल के क्वेश्चन ये हैं जो उन्होंने याद दिलाया था मुझे। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप मैम यहाँ पे ये सारी चीज़ें किया करें, यानी कि आप इसमें आंसर भी दिया करें। तो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, मुझे आंसर दे, मतलब सही बात है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर भी देने चाहिए। तो अगर आपको इसी प्रकार के कोई सजेशन देना है या फिर इसमें कुछ और ऐड करवाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल को कौन कौन से देश सीमा टच करते हैं, तो यहाँ थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ से पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम, ठीक है, 5 राज्य करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है ये एक पूछा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसके तहत देखिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों के रखा गया जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं और जो इसमें पात्र किसान होता है जिसको यानी दिए जाने, उसको 3 किस्तों में दिए जाते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार करके उनको दिए जाते हैं और 4 माह के अंतराल में 2 हज़ार दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको 2-2 हज़ार 4 माह के अंतराल में दी जाते हैं। तो यही है। और ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2018 में रबी के सीज़न से शुरुआत हुई थी, ठीक है, 2018 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ सजेशन देना है या फिर कुछ और इसमें ऐड करवाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर मतलब कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आपको भी फ़ायदा मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। और आपने कल मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर की है तो थैंक यू दिल से। और सारी चीज़ें हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक डिसलाइक करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि वीडियो में वीडियो कैसी है। तो इससे अपने आप को पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छी है या फिर इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।